नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी प्रयागराज में बनी भव्य डोम सिटी की, महाराष्ट्र की सियासत में आए नए मोड़ की और यूपी की राजनीति में फंसते सीएम योगी आदित्यनाथ की। इन सभी रिपोर्ट्स पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। जहरीले कचरे के विरोध में 2 ने किया आत्मदाह का प्रयास, अनशन पर बैठे विधायक बिगड़े हालात। 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 50,000 का लगा जुर्माना, कोर्ट ने सुनाया फैसला। केजरीवाल का मोदी पर पलटवार, बोले आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई, ना सीएम चेहरा है और ना एजेंडा। अगर हिम्मत है तो पश्चिम बंगाल में एनआरसी और सीए लागू करें, ममता बनर्जी को गिरिराज सिंह की चुनौती। एमपी में धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड वेस्ट प्रोटेस्ट मामले को लेकर धारा 163 लागू। यूपी में कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 18 दोषियों को उम्र कैद। छत्तीसगढ़ गरियाबंद के जंगल में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़, 3 नक्सली हुए थे। एसबीआई ने निवेशकों को किया जागरूक, सशक्त करने को वेबसाइट सारथी ऐप पर डाली अतिरिक्त जानकारी। चीन ने समंदर में उतार दिया अपना ब्रह्मास्त्र, हर मौसम में दुश्मनों का बनेगा काल, फाइटर जेट की भारी तादाद। शेयर बाजार में फिर बिकवाली हावी, सेंसेक्स 720 अंक गिरा, निफ्टी 24,050 से नीचे आया। कल्पना कीजिए आप संगम के किनारे खड़े हैं, चारों ओर भक्तों की भव्य भीड़, संगम की पावन धाराएं और ऊपर नीला आसमान, और ये दृश्य हो महाकुंभ 2025 का, जो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। इस बार महाकुंभ की तैयारी में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो न केवल श्रद्धालुओं बल्कि दुनिया भर के लोगों को, हर इंसान को आकर्षित करेगा, और वो है डोम सिटी। जी हाँ, महाकुंभ में डोम सिटी तैयार हो चुकी है और ये किसी सपने से कम नहीं होने वाली। ये डोम सिटी सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है। इसे इस बार महाकुंभ के केंद्र में बनाया गया है, जहां आधुनिकता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। 3 हेक्टेयर में फैली इस डोम सिटी में बने हैं बुलेट प्रूफ कॉटेज, 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से लैस है। यहाँ एक रात ठहरने का खर्च 81,000 से लेकर 1 लाख तक होगा। लेकिन जो कुछ आपको यहाँ मिलेगा उसकी कीमत शब्दों में नहीं समझाई जा सकती है। अब सोचिए, आप अपनी खिड़की से संगम के रमणीय दृश्य का आनंद ले रहे हैं। डोम सिटी के अंडाकार कॉटेज में खड़े होकर आप 360 डिग्री में महाकुंभ की भव्यता का नजारा ले सकते हैं। कॉटेज में आपको आरामदायक बिस्तर, अटैच बाथरूम और बाहरी बैठने का शानदार स्थान मिलेगा, और ये सब कुछ आपको देगा हिल स्टेशन जैसी एक ठंडा और शांत माहौल। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पवित्र पर्वत की चोटी पर खड़े हैं। महाकुंभ 2025 में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और देश विदेश के नेता भी शामिल होने वाले हैं। सोचिए, जब ऐसी महान हस्तियां इस महाकुंभ का हिस्सा बनेंगी तो इसका महात्म्य और भी अधिक बढ़ जाएगा। इस बार महाकुंभ की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यहाँ लोग न केवल धार्मिकता का अनुभव करेंगे, बल्कि आधुनिक सुविधाओं के साथ ऐतिहासिक अनुभव भी प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा को सुकून देने और आस्था के साथ आधुनिकता का अद्भुत मिलन है। संगम की पावन लहरों में एक कदम बढ़ाइए, जहां हर दृश्य, हर पल आपके दिल को छू देने वाला होगा। यहाँ सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि आत्मीयता, भव्यता और शांति का अद्वितीय अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ आ सकता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के सुर अचानक बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ताजा मामला सामने आया है शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादकीय से, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई है। ये तारीफ इतनी खास है कि इसे सियासी गलियारों में एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सामना के संपादकीय में लिखा है कि फडणवीस ने नए साल की शुरुआत गढ़चिरौली जिले से की और वहां विकास की एक नई लहर का आगाज किया।
नक्सल प्रभावित इलाके में विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर फडणवीस ने महाराष्ट्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। संपादकीय में कहा गया, अगर फडणवीस का कहना सच साबित होता है तो ये न सिर्फ गढ़चिरौली बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए सकारात्मक होगा। अब बात यहां तक नहीं ठहरी। शिवसेना के सांसद और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत भी इस तारीफ के सिलसिले में सामने आए। उनका कहना था, मैंने 10 नक्सलियों को हथियार डालते और भारतीय संविधान को स्वीकार करते देखा है। अगर कोई ऐसा कदम उठाता है तो उसकी सराहना तो बनती है। राउत ने यह भी कहा कि अगर गढ़चिरौली का विकास होता है और वो महाराष्ट्र का स्टील सिटी बनता है तो ये पूरे राज्य के लिए फायदेमंद होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राउत ने खुद फडणवीस की सराहना की है, जो पहले विपक्षी पार्टी के नेता थे। राउत ने खुलकर कहा कि यह पूरी तरीके से सही है कि हम किसी भी अच्छी पहल की तारीफ करें, भले ही वो फडणवीस की हो या प्रधानमंत्री मोदी की। कुल मिलाकर देखा जाए तो संजय राउत का ये बयान महाराष्ट्र की सियासत में एक नया संकेत दे रहा है। क्या ये महाविकास अघाड़ी में अंदरूनी हलचल का इशारा है? क्या शिवसेना विपक्षी सरकार के साथ सहयोग करने की ओर बढ़ रही है? क्या ये एक नई सियासी समीकरण की ओर इशारा करता है? सियासत के इस बदलते माहौल में एक बात तो साफ है, महाराष्ट्र की राजनीति में अब नए मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है और इस पूरे बदलाव का असर पूरे राज्य पर पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नई सियासी हलचल मची हुई है और इस बार केंद्र में है आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल, जिनकी आपसी लड़ाई ने राज्य की राजनीति में भूचाल सा लाकर खड़ा कर दिया है। ये परिवार अपनी अंदरूनी राजनीति में इस कदर उलझा है कि अब उनका निशाना बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। दरअसल आशीष पटेल, जो योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स पर साजिश का आरोप लगाया। एसटीएफ, जो सीधे मुख्यमंत्री के अधीन काम करती है, पर आरोप लगाना साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेने जैसा ही है। इससे ये सवाल उठता है कि आशीष पटेल बिना वजह एसटीएफ पर क्यों उनको घसीटा? क्या उनका असली निशाना योगी आदित्यनाथ ही थे? इसके बाद अनुप्रिया पटेल, जो मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ने भी अपने पति का साथ देते हुए ये भी कहा कि अपना दल कभी भी अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत से समझौता नहीं करेगा। वे खुले तौर पर कहती हैं कि उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनका ये हमला क्यों? क्या ये सब उनके परिवार के भीतर चल रही सियासी लड़ाई का हिस्सा है? ऐसे में बताते हैं कि आखिर विवाद की असली वजह क्या है। असल में विवाद तब शुरू हुआ जब पल्लवी पटेल, जो अपना दल से विधायक हैं, उन्होंने आशीष पटेल के तकनीकी शिक्षा विभाग में नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। पल्लवी ने कहा कि विभाग में पुराने नियमों के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं, जो घोटाला करने जैसा ही है। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने इस पर जवाब दिया कि इस आरोप के पीछे कुछ बड़ी साजिश हो सकती है और अपना दल इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि क्या पटेल परिवार योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाकर अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के लिए योगी आदित्यनाथ पर हमला करने से भ्रष्टाचार के आरोपों से बचा जा सकता है? इस पूरे विवाद को देखकर तो ऐसा लगता है कि आशीष पटेल जानबूझकर योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। ये एक सियासी रणनीति हो सकती है जिसमें आरोपों से बचने के लिए योगी आदित्यनाथ को दोषी ठहराया जा रहा है, कुछ उसी तरह जैसे पहले नेता अपने दोषों को छिपाने के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा देते थे। आखिरकार क्या पटेल परिवार योगी आदित्यनाथ को अपनी लड़ाई का हिस्सा बनाकर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहता है? ये सवाल यूपी की राजनीति के अगले बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर करेंगे। 5 साल पहले की बात है जब चीन ने कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला दिया था और तबाही मचाई थी। अब एक बार फिर से चीन में एक नया वायरस फैल रहा है और ये वायरस पहले वाले कोरोना वायरस से कुछ मिलता जुलता है। चिंता की बात तो यह है कि इसका नाम ह्यूमन मोटान्यूमो वायरस है और इसके लक्षण कोरोना के जैसे ही हैं, जैसे खांसी, जुकाम और सांस लेने की दिक्कत। चीन में इस वायरस के मामले में अचानक बढ़ोतरी हो रही है। 2 साल से छोटे बच्चों में इसके मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं और ये वायरस आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, जिससे चीन के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहना पड़ा है। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि भारत में इस वायरस से अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि इस वायरस का इलाज कोई खास दवा से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई एंटीवायरल दवाई नहीं है।
इलाज सिर्फ लक्षणों के आधार पर होता है, जैसे बुखार को कम करना या सांस लेने में मदद करना। बच्चों में अगर ये गंभीर हो जाए तो अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत हो सकती है। ऐसे में जरूरी है इससे बचने के उपाय सभी आजमाते रहें, जैसे हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं, खांसते या छींकते वक्त नाक और मुंह पर कपड़ा रखकर ढकें। अगर आप बीमार हैं तो मास्क पहने। ह्यूमन मोटान्यूमो वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना कि लोग सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके फैलाव को रोकने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।